अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं उनमें नंबर वन पे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स है, और उसके बाद हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखेंगे, और उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस या आयनिक इंटरेक्शन विद वाटर देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स जो है, किसी भी गैस की लिक्विड के अंदर जो सॉल्युबिलिटी है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर वन प्रेशर और नंबर टू टेम्परेचर। आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है, ये एक कॉमन सी बात है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती है। हम लोग इसको इतना डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग जो चीज डिस्कस करेंगे वो है कि प्रेशर का इफेक्ट जो है वो देखेंगे हम लोग। तो गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी दो बातों में डिपेंड करती है, प्रेशर और टेम्परेचर पे। अभी हम प्रेशर वाला डिस्कस करेंगे, और ये हेनरी लॉ है, इसको कहते हैं हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ ये भी एक कॉमन सेंस की बात है कि प्रेशर बढ़ाने से जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट के अंदर वो इंक्रीज करती है अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें, डेफिनेशन। कंसंट्रेशन ऑफ गैस दैट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट is directly proportional to pressure at constant temperature। अगर यहाँ पे आप लोग प्रोपोर्शनल की साइन खत्म करें तो आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, जो कि इसको हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। ये हेनरीज लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है। इसको बस इतनी ही इसकी डिटेल है और ज्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद लिमिटेशन क्या है? ये जो लॉ है ये मॉडरेट प्रेशर और टेम्परेचर पे अप्लाई होता है। अगर आप लोग ये कहें कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर आप लोग प्रेशर बढ़ा के गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। टेम्परेचर आपने मॉडरेट रखना है तो ये लॉ जो है, ये रिलेशनशिप जो है फॉलो। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो आप लोग जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे किसी गैस को डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि उसको प्रेशर बढ़ाने से भी उसकी सॉल्युबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। और प्रेशर की भी एक खास वैल्यू पे ये है, लो प्रेशर की वैल्यूज के ऊपर ये रिलेशनशिप होल्ड करता है। अगर बहुत ज्यादा यानी प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो फिर जितनी यानी ये क्या है कि प्रेशर बढ़ाने से जो गैस डिजॉल्व होगी इसकी अमाउंट बढ़ती है। लेकिन एक खास हद तक आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जो गैस डिजॉल्व बढ़ती जाएगी। जब सॉल्वेंट के अंदर सैचुरेशन हो जाएगी उसके बाद बेशक आप प्रेशर बढ़ाते रहें, उसके बाद सॉल्युबिलिटी में इजाफा नहीं होगा। उसके बाद ये जो लॉ है उन गैसेस पे होल्ड नहीं करता जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, जैसे HCl और NH3 है। HCl जो है और NH3 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो वहां पे यानी NH3 रिएक्ट करके आप लोगों के पास जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो तब ये लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। इसी तरह ये लॉ ऐसी गैसेस के लिए है जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करती। यानी ये ना हो कि वो वहां जाके डिसोसिएट कर जाएं, आयंस में चेंज हो जाएं। जैसे HCl एक ऐसी गैस है जो वाटर में जाके डिसोसिएट हो जाती है, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाती है। तो ऐसी गैसेस के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। और कुछ ऐसी गैसेज हैं जो वाटर में जाके एसोसिएट हो जाती है, उन पे भी अप्लाई नहीं होता। तो ये हेनरीज लॉ है, ये सिर्फ आप लोगों को बताना था कि ये ना हो कि हम कोई आर्टिकल हमारा रह जाए, और ये बड़ा आसान है, आप लोग देख। उसके बाद हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे आप लोगों के पास डिपेंड करती हैं। इनको हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और इसकी जो एग्जाम्पल हम लोग देते हैं वो ये है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे 1 किलोग्राम यहाँ पे वाटर है, 1 किलोग्राम वाटर हमारे पास यहाँ पे है, और दूसरा 1 किलोग्राम वाटर हम लोगों ने यहाँ पे लिया है।
और फिर 1 किलोग्राम वाटर हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। 3 मुख्तलिफ जगहों पे हमने 1-1 किलोग्राम जो है वो वाटर ले लिया। अब ये जो हमारे पास 1 kg ऑफ वाटर है, ये हमारे पास है जी 1 kg वाटर, यहाँ पे है ये 1 kg वाटर, तीनों जगहों पे 1 kg वाटर। अब इस 1 kg वाटर के अंदर हम लोग 6 ग्राम यूरिया ऐड करते हैं। 6 ग्राम यूरिया ऐड करते हैं इस 1 kg वाटर के अंदर। इस 1 kg वाटर के अंदर हम लोग 34.2 ग्राम सक्रोज ऐड करते हैं, चीनी ऐड करते हैं, सक्रोज ऐड करते हैं। इसी तरह ये हमारे पास ये जो 1 kg वाटर है, यहाँ इसमें हम लोग 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड करते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज हम लोग ऐड करते हैं। हमारे पास 3 जगहों पे 3 kg वाटर लिया, 1 kg ये लिया है। पहले 1 kg में हमने 6 ग्राम यूरिया ऐड किया है, दूसरे 1 kg में हमने 34.2 ग्राम सक्रोज ऐड किया है, और तीसरे 18 ग्राम में हम लोगों ने तीसरे 1 kg में 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया है। अब आपको पता है कि वाटर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करता है। जब आप लोग इस वाटर को बॉयल करेंगे, जब डिजॉल्व करके, तो ये वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब बॉयल नहीं करेगा, बल्कि ये वाटर अब जो है ये बॉयल करेगा 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये वाला जो 1 kg वाटर है जिसमें 34.2 ग्राम सक्रोज ऐड किया है, ये भी 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करेगा। ये भी 100.052 डिग्री पे बॉयल करेगा, और ये भी 100.052 डिग्री पे बॉयल करेगा। हालांकि हमने सल्यूट डिफरेंट ऐड किए, यहाँ हमने यूरिया ऐड किया है, यहाँ सक्रोज ऐड किया है, यहाँ ग्लूकोज ऐड किया है। सल्यूट हम लोगों ने डिफरेंट ऐड किए, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा है वो सेम हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा हुआ है वो कितना हुआ है, 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट में इतना इजाफा हुआ है, हालांकि सल्यूट डिफरेंट ऐड किए। इसका मतलब चूंकि बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा इनमें सेम हुआ है, इसका मतलब है कोई चीज ऐसी है जो इन तीनों में हमने सेम ऐड की है, तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा है वो सेम हुआ है। कोई चीज हमने सेम ऐड की, वो जो सेम हमने चीज ऐड की है वो है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 6 ग्राम यूरिया का मतलब है 0.1 मोल यूरिया, 0.1 मोलर यूरिया। ये 0.1 स्मॉल है, 0.1 स्मॉल, 0.1 मोलैलिटी का सोल्यूशन है। और 60 ग्राम, आपको पता ना यूरिया का जो मोलर मैस है वो 60 ग्राम। इसी तरह जो सक्रोज है उसका मोलर मैस हमारे पास 342 ग्राम। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज जो है उसका मोलर मैस हमारे पास 180 ग्राम। तो हम लोगों ने क्या किया है, अगर हम लोग 180 ग्राम यानी 1 मोल ग्लूकोज को डिजॉल्व करते वो 1 मोलर सोल्यूशन होता, लेकिन हमने 180 नहीं बल्कि 180/10, अगर 180 ग्राम ऐड करते तो 1 मोलर सोल्यूशन होता, लेकिन हमने क्या किया है, हमने 180/10 यानी 18 ग्राम ऐड किया है, तो सोल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी, 1/10 यानी 0.1 मोलर। अगर हम 342 ग्राम शुगर ऐड करते 1 किलोग्राम वाटर के अंदर, तो हम लोग दरअसल 1 मोल ऐड कर रहे होते इसके अंदर, लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसको 10 पे डिवाइड किया है। अगर 342 ग्राम ऐड करते तो 1 मोल ऐड कर रहे होते, लेकिन हमने क्या किया है, 10 पे डिवाइड किया है, तो यहाँ 10 पे डिवाइड करें तो ये भी हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन। अगर हम लोग 60 ग्राम ऐड करते तो ये 1 मोल होता, लेकिन हमने 6 ग्राम ऐड किया 0.1 मोल। तो जो चीज हम लोगों ने इन तीनों में सेम ऐड की है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। 0.1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं 6.022 10 रेज़ पर 22 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं।
आप देख लें जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा है, इसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना था, लेकिन जब इसके अंदर 0.1 मोल यूरिया ऐड किया तो ये 100.052 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इन तीनों के अंदर हमने जो सल्यूट है वो तो डिफरेंट ऐड किया है, लेकिन हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तीनों में सेम ऐड किए। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा है वो सेम हुआ है। तो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं कर रही कि सल्यूट कौन सा ऐड किया है, बल्कि डिपेंड कर रही है कि आपने कितने मॉलिक्यूल ऐड किए हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा है वो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जरा एक और बात पे आते हैं। आपको पता है कि जो वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, लेकिन जब हम लोग इसमें 6 ग्राम यूरिया, इसमें 34.2 ग्राम सक्रोज और इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज हम लोग डिजॉल्व करते हैं और इसका फ्रीजिंग पॉइंट नोट करते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट अब ये फ्रीज होता है -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पे? -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बॉयल होता है, फ्रीज होता है। और ये जो है जिसमें 34.2 ग्राम आपने सक्रोज ऐड किया, ये भी इसी टेम्परेचर पे फ्रीज होता है। ये भी इसी, हालांकि वैसे तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये सेम टेम्परेचर के ऊपर जो है वो फ्रीज होते हैं। इनके जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी है वो सेम आई है। ये भी -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है, ये भी फ्रीज होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी कितनी आई है? कमी आई है 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई, 0 पे फ्रीज होना था, लेकिन फ्रीज हुआ है किस पे? -0.186। तो 0 में से हम लोगों ने माइनस कर दिया 0.186, ये माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है वो है 0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इतने टेम्परेचर पे फ्रीज हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में ये कमी आई, ये हमारे पास कमी है। तो हम लोगों ने इन तीनों में जो सल्यूट ऐड किया है वो तो डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है वो सेम आई है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास वो सेम आया है। अच्छा, दो प्रॉपर्टीज होगी, इसका मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास सल्यूट कौन सा आप लोगों ने डाला है। वो डिपेंड करती है कि आपने मॉलिक्यूल कितने डाले। क्योंकि मॉलिक्यूल सेम डाले हैं तो हम लोग कहेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आई है वो सेम आएगी। इसी तरह आप लोग ये देख सकते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर कितना होता है वो आप लोगों के पास गूगल करके आप लोग देख सकते हैं, लिटरेचर में दिया गया होता है कि जो वाटर है वो उसका बॉइलिंग, उसका जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो आप लोगों के पास वेपर प्रेशर होता है, याद रखें वो 18 टॉर होता है। लिटरेचर से ये वैल्यू आसानी से मिल जाती है, 18 टॉर है वाटर का जो वेपर प्रेशर है, 18 टॉर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब अगर आप इसके अंदर 6 ग्राम यूरिया ऐड किया, इस 1 किलोग्राम में आप लोगों ने 34.2 ग्राम सक्रोज ऐड किया, इसमें 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया, जो सल्यूट ऐड करें वो डिफरेंट है। लेकिन जब आप लोग देखेंगे कि आपने सल्यूट ऐड किया तो ज़ाहिर सल्यूट जब ऐड करेंगे तो वाटर के वेपर प्रेशर में कमी आएगी। अब इसका जो वेपर प्रेशर है इस वाटर का वो भी 10 टॉर होगा, इसका भी 10 टॉर होगा, इसका वेपर प्रेशर भी 10 टॉर। यानी जो वेपर प्रेशर में कमी आई है वो कमी भी सेम आई है। और वेपर प्रेशर में कमी क्यों आती है, राउल्ट्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि जब आप लोग सल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की सल्यूट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन डेवलप हो जाती है।
अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से वेपर्स में नहीं जा सकते, तो कम वेपर्स बनते हैं। जब वेपर्स कम बनेंगे तो उनका प्रेशर भी कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो वेपर प्रेशर में कमी भी सेम आई है। हालांकि आप लोगों ने यहाँ पे जो सल्यूट ऐड किए हैं वो डिफरेंट सल्यूट ऐड किए, लेकिन जो वेपर प्रेशर में कमी आएगी वो आप लोगों के पास सेम आएगी। तो वेपर प्रेशर में जो कमी आई है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि नेचर ऑफ सल्यूट क्या है, यूरिया है, सक्रोज है या ग्लूकोज है, बल्कि सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने कितने ऐड किए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने कितने ऐड किए। और यहाँ पे एक बात आप लोग जरा अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि हमने 1 किलोग्राम वाटर लिया है, तो आप लोगों को पहला लेक्चर याद होना चाहिए कि जब आप लोग किसी भी चीज के मोल 1 किलोग्राम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं मोलैलिटी। वो आप लोगों के पास मोलैलिटी कहलाती है। तो अगर 1 मोलल सोल्यूशन होता, 1 मोलल, तो उसका मतलब है 6.02 टू 10⁻23 पार्टिकल आप लोगों ने डाले। जो जो पार्टिकल की तादाद बढ़ाते जाएंगे आप लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा ज्यादा होता जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा कमी होती जाएगी, वेपर प्रेशर में ज्यादा कमी होती जाएगी। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा कितना हुआ है, 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए कीप इन माइंड। अगर आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन होगा ना, यानी आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होगा उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मोलैलिटी जितने गुना बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा इतने गुना ज्यादा होगा। इसी तरह 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है वो ये आती है, अगर 0.1 आप 1 मोलर सोल्यूशन बनाते, यानी 6 ग्राम की बजाय 60 ग्राम, यानी 1 मोलर सोल्यूशन बनाते, तो आप इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनता 1.86। तो मोलैलिटी जितने गुना बढ़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट में जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा है उसी तरह वो भी बढ़ता जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा उसी तरह आता जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी उसी तरह आती जाएगी। जितने गुना आप लोगों के पास मोलैलिटी बढ़ती जाएगी, याद रखें नंबर ऑफ पार्टिकल जो जो बढ़ाते जाएंगे तो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में प्रोपोर्शनल इंक्रीज होगा। अगर आपकी मोलैलिटी 10 गुना बढ़ी है तो बॉइलिंग पॉइंट में 10 गुना इजाफा, बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा है वो भी 10 टाइम बढ़ेगा। अगर मोलैलिटी 10 गुना बढ़ी है मोलैलिटी, तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन है वो भी 10 गुना कम होगा। यानी अब पानी जो है, पहले पानी 0.-0.186 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो रहा था, अगर आप लोग 1 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे तो -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होगा। पहले वाटर बॉयल हो रहा था 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए 100.052 पे, लेकिन अब जो है वो आपने 10 टाइम मोलैलिटी बढ़ाई है तो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा भी ये हुआ, ये आपके पास क्या बनेगा 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें इजाफा होगा। बच्चों होल्ड करना। तो अब ये जो है आप लोग देख रहे हैं, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बेसिक्स हैं जो एक दफा आपको समझाना जरूरी थी। बाकी स्लाइड के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, अगर हम देखते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती हैं,
नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे पास 4 हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और ऑस्मोटिक प्रेशर है। अभी हम देख चुके हैं कि वेपर प्रेशर में इतनी ज्यादा कमी आएगी, मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा इजाफा होगा, मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी। फ्रीजिंग पॉइंट में इतनी कमी आएगी हमारे पास, मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इतना चेंज होगा जितनी आप लोगों के पास मोलैलिटी जो है वो ज्यादा होगी। तो याद रखें, ये डेल पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, डेल टी भी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है, डेल टी एफ हमारे पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, और पाई जो है ये हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। आप देखें, ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली रिलेटेड विद मोलैलिटी। तो सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो मोलैलिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम देख भी चुके हैं कि मोलैलिटी को 10 गुना बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन है उसको 10 गुना बढ़ा, डिप्रेशन जो फ्रीजिंग पॉइंट में वो भी 10 गुना कम, मतलब 10 गुना बढ़ा, ये 1.86 हो गया, पहले 0.186 था। अब देखिए आप लोग, तो जो सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, वो हमारे पास है, हम लोग मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से। ये एक्सप्रेशन आप लोगों ने याद रखना है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है। आप लोग कैसे कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में मौजूद डिफरेंट पैरामीटर आप लोगों के पास क्या है, जरा वो समझने की कोशिश करें। यहाँ जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो सबस्क्रिप्ट 1 है वो सॉल्वेंट के लिए है, और सबस्क्रिप्ट 2 जो है वो आप लोगों के पास सल्यूट के लिए। 1 जो है सॉल्वेंट के लिए है, ये 2 आप लोगों के पास किसके लिए है, सल्यूट के लिए। सपोज आप लोगों के पास कोई सल्यूट है, आप उस सल्यूट को नॉन अमाउंट सल्यूट की, सपोज 2 ग्राम सल्यूट आप लोगों के पास है, आप 2 ग्राम सल्यूट को 100 ग्राम वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं, फर्ज किया, और आपसे कहा जाता है कि आप लोग इस सल्यूट का जो है वो मोलर मैस फाइंड करें कि ये सल्यूट आपके पास कौन सा है। कितनी इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है कि आपको कोई सल्यूट दिया गया है और कहा गया है जी सल्यूट का आप लोग मोलर मैस फाइंड करें। भाई हमें क्या पता सल्यूट का मोलर मैस क्या है, हमें क्या पता सल्यूट का मोलर मैस क्या है। तो सल्यूट का मोलर मैस हम फाइंड कर सकते हैं, उस सल्यूट की नॉन अमाउंट लेंगे 2 ग्राम, फर्ज करें 2 ग्राम लिया, उसको नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, सपोज 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दिया, और आपके पास सॉल्वेंट तो वाटर है तो उसकी मोलर मैस तो 18 है, आप लोगों को पता है। उसके बाद P0 जो है ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये तो आपको लिटरेचर से मिल जाता है, पूरा टेबल बना होता है कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है फलां टेम्परेचर पे ये है, फलां पे ये है, फलां पे ये है। वो आपने जो काम करना है सिर्फ ये करना है कि जो आपके पास वेपर प्रेशर में कमी आई है, ये आप डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि जब आपने 2 ग्राम सल्यूट को 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व किया तो वेपर प्रेशर में जो कमी आएगी डेल पी, ये आप एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। तो यहाँ डेल पी एक ऐसी टर्म है जो आप लोग एक्सपेरिमेंट से फाइंड करके यहाँ लिखते हैं, उसके बाद तमाम वैल्यूज जो है वो आप लोग यहाँ पे डाल देंगे। सपोज हम अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहे हैं तो P0 की वैल्यू 18 टॉर होती है। W2 है जी वेट ऑफ सल्यूट 2 ग्राम डिजॉल्व किया है। W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है। मोलर मैस ऑफ सॉल्वेंट 18 है। तो आप ये सारी, और डेल पी आप एक्सपेरिमेंट से फाइंड कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज आप पुट करके आप लोग फाइंड कर लेंगे कि आप लोगों के पास उस सल्यूट का मोलर मैस क्या है। और मोस्टली ये होता है कि मोलर मैस मालूम हो जाए तो हम लोग गैस कर लेते हैं कि मोलर मैस 60 है तो मतलब ग्लूकोज है, मोलर मैस 3.2 है तो उसका मतलब सक्रोज है। तो इस तरीके से ये एक चीज, इसका मतलब मोलर मैस फाइंड करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। उसके बाद देखें आप लोग, उसके बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन है कि आप लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा नोट करके भी आप लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है, नॉन अमाउंट ऑफ सल्यूट 2 ग्राम सल्यूट को 100 ग्राम में डिजॉल्व करना है और देखना है कि बॉइलिंग पॉइंट में कितना इजाफा हुआ। इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं, एक लैंड्सबर्गर मेथड है जो भी हम देखेंगे, जिससे हम लोग मालूम करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा जो है वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। लैंड्सबर्गर मेथड से हम लोग देखेंगे। तो वो मेथड इस्तेमाल करके ये देख लिया, के बी यहाँ पे कांस्टेंट है। के बी कांस्टेंट क्या है, के बी हमें ये बताता है
कि अगर 1 मोल सल्यूट डालें तो बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा है वो कितना आएगा, ये लिखा हुआ है। इसको अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं के बी को, और इसकी वैल्यू है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल। कि 1 मोल सल्यूट वाटर में डालें तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा है वो 0.52 है। तो ये के बी एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसको मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये है कि 1 मोल, जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को बताया, अगर हम लोग 60 ग्राम यूरिया 1 किलोग्राम पानी में ऐड करते, हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हो जाता वो 100.52 हो जाता, यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 की बजाय उसमें इशारिया 5 का इजाफा हो जाता। तो 0.5 तो हमारे पास जो है ये बॉइलिंग पॉइंट में ये के बी की वैल्यू है। तो अब ये डेल टी बी तो हम मेथड से मेजर कर लेंगे जो आप लोगों को बताया है। ये तमाम वैल्यूज पुट करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास जो सल्यूट है उसका मोलर मैस क्या है। उसके बाद इसी तरह ये आप लोगों के पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है, इसमें आप लोग देखें कि आप नोन अमाउंट ऑफ सल्यूट लेके उसको आप लोग नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डालेंगे, 2 ग्राम सल्यूट को 100 ग्राम सॉल्वेंट में डालेंगे। और फ्रीजिंग पॉइंट वैसे तो वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बैकमैन मेथड जो है उससे आप लोग फाइंड कर लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ, कितना हो गया। तो वो यहाँ पुट कर दिया, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई। और जो आपके पास के एफ है, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं या इसको मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पुट कर दी। ये जो है वो मिस्टेकनली लिखा गया है, यहाँ पे है 1.86, इसको मैं ठीक कर लूंगा, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट लिखना था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू मैं आपको करेक्ट करवा रहा हूँ, ये आपके पास होती है 1.86। यानी अगर आप लोग 60 ग्राम यूरिया या 1 मोल यूरिया वाटर में ऐड करते, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होने की बजाय -1.86 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करता। ये कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, डेल टी एफ आपको बता रहा हूँ, बैकमैन मेथड से आप लोग फाइंड करेंगे कि कितनी कमी आई। ये वैल्यूज पुट करके आप मोलर मैस जो है वाटर का वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के पास जो है एक इम्पोर्टेंट, जो मैंने यहाँ चीज आपको इस टेबल में दे दी है, वो चीज इम्पोर्टेंट ये है कि मोलैलिटी 1 हो तो के बी की वैल्यू ये है और के एफ की वैल्यू ये है। मोलैलिटी 0.5 हो तो आपके पास के बी की वैल्यू ये है और के एफ की वैल्यू ये है। अगर मोलैलिटी 0.1 हो तो के बी और के एफ, बल्कि ये जो वैल्यूज है के बी और के एफ की वैल्यूज नहीं है, ये आपके पास डेल टी बी और डेल टी एफ की वैल्यूज है। डेल टी बी और डेल टी एफ की वैल्यूज है कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट में कितना इजाफा होगा और फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी होगी। ये आप लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों के पास अगर ये आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन है ना, इसका है 0.52। अगर 0.1 मोलर सोल्यूशन होगा, यानी 1 को 10 पे डिवाइड करें 0.1 बनता है, 0.52 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में इतनी एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में इतनी कमी आएगी, इतनी चेंज आएगी। इसी तरह 1 मोल के लिए 1.86 है तो 0.1 मोल के लिए 10, इसको भी 10 पे डिवाइड किया ये आया, इसको भी 10 पे डिवाइड कर ये आएगा। मतलब क्या है कि 0.1 मोल सोल्यूशन के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी है वो 0.186 है। ये आपके पास है। यहाँ डेल टी एफ बी और डेल टी एफ होना है, तेजी में लिखते हो गया, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों के पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इससे आप लोग मोलर मैस कैसे फाइंड करते हैं। नोन अमाउंट ऑफ जो आप लोगों के पास सॉल्वेंट है, सल्यूट है, उसको सॉल्वेंट के अंदर आप लोग डिजॉल्व करेंगे। सॉल्वेंट का 1 kg लेंगे, आर जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है, वो वैल्यू पुट करेंगे, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और वी जो है ये वॉल्यूम है जिसके अंदर आप लोगों ने वो डिजॉल्व किया है, जितने वॉल्यूम में आप लोगों ने ये डिजॉल्व किया है। तो पाई जो है ये आप लोग एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंट से फाइंड करके आप लोग ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो आप मोलर मैस जो है वो फाइंड कर लेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में नेक्स्ट स्लाइड मेरा ख्याल में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये सारी चीजें आगे जाके हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं। अच्छा, ये चीज आप लोग देख रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मोलैलिटी जो है वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
लेकिन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस बात का मतलब जरा समझे, मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब सल्यूट आपने इतना ज्यादा डाला है, सल्यूट जितना ज्यादा डालेंगे आप लोग, वेपर जितने कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। लेकिन वेपर प्रेशर में कमी ज्यादा है। सपोज आप लोगों के पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर होता है 18 टॉर। ये अब आप लोग सपोज सल्यूट डालना शुरू कर देते हैं वाटर के अंदर, जितना ज्यादा सल्यूट ऐड करते जाएंगे ना, ये कमी इतनी ज्यादा आएगी वेपर प्रेशर में, वेपर प्रेशर में कमी ज्यादा है। तो ये मोलैलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि सल्यूट जितना ज्यादा डालते जाते हैं वेपर प्रेशर कम होता है, क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन की वजह से कम वेपर्स बनते हैं। वेपर्स कम बनेंगे तो आप लोगों के पास वेपर प्रेशर भी कम होगा, जाहिर है। वेपर प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर में कमी इतनी ज्यादा आएगी, प्योर सॉल्वेंट की निस्बत इतनी कमी आएगी। मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट की। जितना ज्यादा आप लोग सोल्यूशन कंसंट्रेटेड करते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मोलैलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीजिंग पॉइंट की, याद रखें। फ्रीजिंग पॉइंट के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये की अब ये ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को वहां एग्जाम में डिस्टर्ब कर सकती हैं। कि आप लोग कहेंगे कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि मोलैलिटी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे लिखा है मोलैलिटी फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीजिंग पॉइंट इज समथिंग एल्स, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज समथिंग। फ्रीजिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर फ्रीज होगा। और ये एक कॉमन सेंस की बात है कि आप जितना ज्यादा सल्यूट ऐड करते जाएंगे, इतना पानी जो है इतने कम टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती जाए, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती जाए। और जितना ज्यादा सल्यूट ऐड करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट में कमी इतनी ज्यादा है। ये बात है जो अभी कर, जितना ज्यादा सल्यूट ऐड करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट में कमी इतनी ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी ज्यादा आएगी, सल्यूट ज्यादा ऐड करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि आप लोग सल्यूट जितना ज्यादा डालते जाएंगे, आप लोगों के पास फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम होगा और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी ज्यादा कमी आएगी। ये तो ये आप लोगों को यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद दीज टू टर्म्स। आप लोग देख रहे हैं, अगर ये आप लोग कहेंगे कि हमने पढ़ा हुआ है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की मोलैलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखा है भाई ये वेपर प्रेशर है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं है। तो ये दो चीजें जरा इनके बारे में आप लोग मुताद हो जाए। इसी तरह जो आपके पास एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो आप लोग देख चुके हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑस्मोटिक प्रेशर के आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये जो आपके पास डेल पी उसको मेजर कैसे करते हैं। अच्छा, एक और यहाँ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है, वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चीज है और ये चीज है जिससे आप लोगों ने मुताब रहना है, कीप इन माइंड। तो डेल पी जो है फाइंड करने के दो मेथड हैं। ये जो आपके पास डेल पी यहाँ पे आया है ना, ये वेपर प्रेशर में जो कमी है वो कैसे फाइंड करते हैं। एक स्टैटिक मेथड है, एक डायनेमिक मेथड है। स्टैटिक मेथड में राउल्स बैरोमीट्रिक मेथड है और डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड है। डायनेमिक मेथड भी दो तरह के हैं, एक ऑस्टवर्ड और वाल्कर मेथड है, उसको गैस सैचुरेशन मेथड भी बोलते हैं, एक डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड है। ये स्टैटिक और डायनामिक में दोनों डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड है। इनकी डिटेल जाहिर है हमें नहीं चाहिए, ये सिर्फ इस वजह से यहाँ पे लिख दिया है कि अगर एग्जाम में आए कि इनमें से कौन सा वो मेथड है जिसके जरिए वेपर प्रेशर में कमी मेजर नहीं की जा सकती, कोई एक ऑप्शन हो तो इन ये देख लिए चार मेथड्स हैं, इन चारों से वेपर प्रेशर में डिप्रेशन फाइंड किया जा सकता है। अभी हम ये नहीं कर कि ये कैसे किया जा सकता है, इनसे किया जा सकता है। डेल टी भी फाइंड करने का दो मेथड है, ये लैंड्स बर्जेस मेथड एक हो गया और दूसरा कोट्रेल्स मेथड हो गया। इसी तरह
आपके पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करने के दो मेथड है, बैकमैन मेथड है और रेस्ट मेथड है। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने के भी दो मेथड है, एक फीफर्स मेथड है और एक पोरस डिस्क मेथड। तो ये आप लोगों को सिर्फ स्लाइड के इसलिए ऊपर लिख दिया है कि आप लोगों को ये सारे मेथड जो है पता होने चाहिए। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करने के लिए चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूट सोल्यूशन होने चाहिए, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके दरमियान ये ना हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाए, नो एसोसिएशन, ये ना हो कि कोई एसोसिएट कर जाए। जो आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट हैं जो वाटर में जाके एसोसिएट कर जाते हैं, या किसी सॉल्वेंट में, जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे कि आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड है, वो वाटर में दो मॉलिक्यूल मिल के रहते हैं, डाइमर की फॉर्म में रहते हैं। तो तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये जो हैं आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसी चीज आप लोग वाटर में डाल रहे हैं जो जहां वहां जाके एसोसिएट होगी, ये जुड़ गई आपस में, सल्यूट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नो डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन। सल्यूट ऐसा ना हो, सपोज आपके पास सोडियम क्लोराइड है, ये जो आपने सारी डिस्कशन की है ये सोडियम क्लोराइड के लिए नहीं, कीप इन माइंड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड वहां जाके डिसोसिएट हो जाता है, आइंस में चेंज हो जाता है, तब आप लोग को नेगेटिव प्रॉपर्टीज ये ऑब्जर्व नहीं करते। फिर आप लोगों को अलग स्टडी करना पड़ता है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो देखना पड़ता है। उसके बाद सल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, जो भी सल्यूट आप डाल रहे हैं, ग्लूकोज है, सक्रोज है, वो ऐसा ना हो कि आप वो वाटर में डिजॉल्व करें और वोलेटाइल हो जाए। ये तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो डाइल्यूट सोल्यूशन भी अप्लाई होता है, आप ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पे 2 मोल यानी 342 ग्राम चीनी जो है वो 1 मोल है, उससे बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा है वो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है। लेकिन अब अगर आप ये सोच लें कि हम लोग 2 मोल ऐड करेंगे, 342 को डबल, यानी हमारे पास ये 684 ग्राम ऐड करेंगे, आधा किलो चीनी आप डालेंगे और फिर सोच रहे होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट में भी इजाफा उसी रेशो से बढ़ेगा, 2 गुना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 2 गुना बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है, डाइल्यूट सोल्यूशन हो तो उन पे ही अप्लाई होता है, एसोसिएशन ना हो, डिसोसिएशन ना हो, सल्यूट नॉन वोलेटाइल। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीजें हमने देखी हैं वो आप लोगों को यहाँ मैंने समराइज करके दे दी। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है जैसे कि डेल पी, डेल टी बी, डेल टी एफ और पाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो होते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखिए मोलर मैस यहाँ है डेल पी बटे में, मोलर मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल टी भी है, वो नीचे लिखा हुआ है, एम ऊपर लिखा है, ये देख इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये सारा मैंने समराइज करके यहाँ लिख दिया है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब फिर क्या हो गया कि अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोलर मैस भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा बनेंगे मोलर मैस इतना कम होगा। यहाँ पे ये जो आखिरी बात मैंने यहाँ पे की है, ये हमारे पास जो है वो बेस बनता है किस चीज का, जो हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के पास सोडियम क्लोराइड जो है, ये जब वाटर के अंदर जाता है तो आप लोगों को पता है कि वाटर में ये 2 आइंस प्रोवाइड करता है, 2 आइंस प्रोवाइड करता है सोडियम क्लोराइड। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, हमें उम्मीद ये थी, हमने तो एक यूनिट ऐड किया था, हमने तो एक सोडियम क्लोराइड ऐड किया था, लेकिन वहां जाके ये 2 पार्टिकल्स में चेंज हो गया। और पार्टिकल डबल हो गए हैं ना, तो मोलर मैस हाफ हो जाएगा, याद रखो। तो आप जब इनमें से कोई भी टेक्निक, किसी भी टेक्निक को यूज करके जब आप लोग मोलर मैस सोडियम क्लोराइड को फाइंड करते हैं ना, वो आपके पास 29.25 आता है। हालांकि मोलर मैस तो इसका 58.5 है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे तो ये आएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल
जितने बढ़ेंगे मोलर मैस में उस हिसाब से आप लोगों के पास जो है वो कमी आएगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों के पास जो एस्टिक एसिड है CH3COOH, आप लोगों के पास ये जो एस्टिक एसिड है ये वाटर में जाके डाइमर की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, या ये डाइमर की फॉर्म में, या फिनोल आपके पास फिनोल, ये तो बेंजीन के अंदर जो है वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सपोज आप लोगों ने इसको सॉल्वेंट में डाला, सपोज आप लोगों ने सॉल्वेंट में इसका 1 मोल डाला, सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल डाला, लेकिन वहां सॉल्वेंट में जाके क्या हुआ कि इसके दो दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर इकट्ठे जोड़ के एक उन्होंने यूनिट बना दिया। एस्टिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल और एस्टिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल, वो मिल गए और हमारे पास एक यूनिट बन गया। यानी पार्टिकल 1 मोल डाले थे, वहां जाके अब वहां पे एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल एक पार्टिकल के तौर पे काम करेंगे, याद रखें, एक यूनिट के तौर पे काम करेंगे। आपने पार्टिकल 1 मोल डाले थे 6.02 टू 10⁻23, लेकिन जब आप लोगों ने वहां ऐड किया तो आप लोगों के पास जो पार्टिकल है वो हाफ हो गए, क्योंकि 2 पार्टिकल मिलके एक बना देते। तो जब पार्टिकल हाफ हो गए तो मोलर मैस आप लोगों के पास डबल हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एस्टिक एसिड का मोलर मैस जो आप लोग फाइंड करते हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके, वो 120 होता है, हालांकि है इसका 60। तो आप लोग देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल जाके वाटर के अंदर बढ़ जाए तो मोलर मैस आप लोगों के पास कम हो जाए, पार्टिकल कम हो जाए मोलर मैस बढ़ जाए। यानी अगर, लेकिन अगर ऐसी चीजें, सपोज आप ग्लूकोज डालते हैं, ग्लूकोज का 1 मोल डाला वो 1 मोल ही रहेगा, पार्टिकल की तादाद ना बढ़ेगी ना कम। तो ऐसी चीजें जो वाटर में जाके डिसोसिएट होती हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो उनका मोलर मैस उस हिसाब से, जितने पार्टिकल बढ़ेंगे मोलर मैस उस हिसाब से कम हो। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ और आप लोगों से उसका आंसर लेने की कोशिश करता हूँ। जो कैल्शियम क्लोराइड है इसका मोलर मैस में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कैल्शियम का 40 है और क्लोरीन का 35.5 और ये टोटल 71 हो गया। ये आपके पास बनता है 111, इसका बनता है। आप अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करके इस फार्मूले से हम लोग मोलर मैस फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो मोलर मैस कितना निकलेगा। याद रखें ये फार्मूला अप्लाई कैसे करना है। 2 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड लेके 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करना है, के बी की वैल्यू ये वाली पुट करनी है, और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का देख लेना है कि पानी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है होता है, अब कितने पे होगा, वो यहाँ वो वैल्यू पुट कर दी। उससे आप लोग जो मोलर मैस फाइंड करेंगे वो कितना होगा हम लोग यहाँ से गैस कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं ना तो ये एक कैल्शियम आयन देता है और 2 क्लोराइड आयन प्रोवाइड करता है, एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन, टोटल 3 आयन प्रोवाइड करता है इसका एक यूनिट। तो पार्टिकल में 3 गुना इजाफा होता है तो मोलर मैस में हमारे पास 3 गुना जो है वो कमी होगी। पार्टिकल में 3 गुना इजाफा हुआ, मोलर मैस हमारे पास 3 गुना कम हो जाएगा। तो 111 को आप 3 पे डिवाइड करें, मोलर मैस उस हिसाब से आप लोगों के पास कम होगा। एक बात यहाँ पे आप ध्यान में रखें, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जब मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर जाके एसोसिएट कर जाते हैं, और जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जब जाके वो डिसोसिएट कर जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ गई। आगे चलते अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड कि आप लोगों ने जो बात याद रखनी है, फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन है इनमें में से कौन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। मैं आप लोगों को जरा एक लम्हे के लिए ओपन कर देता हूँ, या नहीं करता, मैं खुद डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं खुद बता देता हूँ। आप लोगों को पता है 0.1 मोलर यूरिया का मतलब क्या है कि
ना ये एसोसिएट होगा ना डिसोसिएट होगा। सोडियम फास्फेट को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं ये 4 आयंस प्रोवाइड करता है, 3 सोडियम आयन और 1 फास्फेट आयन। जब 0.1 मोलर सोडियम फास्फेट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे ना तो ये आपके पास 0.4 मोलर सोल्यूशन जैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 4 गुना बढ़ गए। इसमें 2 सोडियम आयन है और 1 सल्फेट आयन। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे ना वो 0.3 मोलर हो जाएंगे, 0.3 मोल, क्योंकि ये जाके आयंस में चेंज। ग्लूकोज में 0.1 है तो ये 0.1 ही रहेगा, यूरिया भी 0.1 रहेगा, ना ये डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। तो कहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा हुए? यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा हुए, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट मीन जिसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा, वो इन दोनों का है, यूरिया का है और ग्लूकोज का है, दोनों का, क्योंकि इनके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। लेकिन अगर यहाँ पे होता ना विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर हमारे पास आंसर आता है ये सोडियम फास्फेट वाला, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल दे रहा है। दो बातें आप लोगों ने यहाँ पे सीख, ये नंबर ऑफ पार्टिकल जिसके जितने ज्यादा होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में इतनी ज्यादा कमी हम लोग देख चुके हैं वहां पीछे। लेकिन चूंकि यहाँ उन्होंने पूछा है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा किसका ज्यादा हो, तो इनका तो ये कम टेम्परेचर पे फ्रीज हो, ये दोनों ए और डी जो है एक ही टेम्परेचर पे फ्रीज। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डेल्टा टीएफ, किसकी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी सबसे ज्यादा है? वो तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी सबसे ज्यादा है, पार्टिकल सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ पार्टिकल और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पिछले स्लाइड पे मुझे एक लम्हे के लिए पिछली स्लाइड आपको शो करने दें, यहाँ आप लोग देखें जरा ये क्या लिखा हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और नंबर ऑफ पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कुछ आता है, फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है वो सबसे ज्यादा पार्टिकल बनते हैं तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी सबसे ज्यादा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इनमें से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट, अब कीप इन माइंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड मोलैलिटी के डायरेक्टली पर, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होगा। तो पार्टिकल किस में सबसे ज्यादा है? इसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। यहाँ मैंने नाम नहीं लिया था इसका, भाई देखें आप जरा पिछले, मैं आपको एक दफा फिर पिछली स्लाइड पे लेके जाता हूँ। इंतहाई इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि जब आप लोग डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ आएगी। ये देखें ना, फ्रीजिंग पॉइंट और मोलैलिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मोलैलिटी कम होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन क्या था, जो पहला क्वेश्चन था वो था किस केस में फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है? जिस केस में मोलैलिटी सबसे कम होगी उसमें फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो मोलैलिटी सबसे कम कहाँ पे थी? ये देखिए ना 0.1 मोलर और 0.1 मोलर दोनों में, इन दोनों में सेम, इन दोनों के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो हाईएस्ट आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जाहिर है वहां पे एक ही ऑप्शन दिया होगा, यहाँ दो दिए हैं, वहां पे एक ही ऑप्शन होगा। ये देखिए आपको बॉइलिंग पॉइंट जो है ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ है। ये देखिए, लेट मी शो यू वन मोर टाइम। ये देखिए आप लोग यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। ये देखिए कि मोलैलिटी जितनी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ बॉइलिंग क्योंकि इसकी मोलैलिटी सबसे ज्यादा पार्टिकल ये देगा ना, 0.1 मोलर से मुराद है 0.1 मोल सोडियम फास्फेट ऐड किया है, वहां जाके ये 3-4 गुना ज्यादा आयंस प्रोड्यूस कर रहा है 0.1 मोल। यहाँ पे है जी बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा किसके केस में सबसे ज्यादा होगा? जिसकी मोलैलिटी सबसे ज्यादा है।
सोडियम फास्फेट की मोलैलिटी सबसे ज्यादा, इसमें बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा सबसे ज्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर, अब ये बात याद रखें, पिछली स्लाइड पे क्या लिखा है, मोलैलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मोलैलिटी किस केस में सबसे ज्यादा होती है, इसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल है, इस केस में मोलैलिटी ज्यादा होगी, 4 गुना ज्यादा पार्टिकल देगा, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। उन्होंने पूछा हाईएस्ट किसका होगा, इन दोनों का इक्वल होगा। ज़ाहिर है एग्जाम में तो एक ही ऑप्शन होगा, ये आप लोग समझने की कोशिश करें। उसके बाद डेल पी में जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस केस में, आपको पता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसमें नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा होंगे, इसमें सबसे ज्यादा इजाफा होगा। आगे देखते हैं, an aqueous solution of urea boils at this, it will freeze at this। आप देखिए ये पहले जो आपको शुरू में मैंने बताया था कि अगर इतने पे बॉयल करे तो फ्रीज इतने पे होगा। ये चक्कर क्या है, ये 0.1 मोलर सोल्यूशन की बात हो रही है। 0.1 मोलर सोल्यूशन है ना, वो इतने पे बॉयल होता है, इतने पे फ्रीज होता है। वो जो टेबल पीछे आप लोगों को दिखाया है, उस टेबल के मुताबिक यू नीड रिमेंबर दिस। अच्छा, ये अब आप लोगों के लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, सोडियम क्लोराइड, सक्रोज और बेरियम क्लोराइड का 0.01 मोलर सोल्यूशन, डेल टी एफ, डेल टी बी और डेल पी, इनका ऑर्डर क्या होगा? आपको पता है ये तीनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये तीनों आप लोगों के पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। याद रखें, नंबर ऑफ पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बेरियम क्लोराइड 3 आयंस प्रोवाइड करता है, सक्रोज सोडियम क्लोराइड 2 आयंस प्रोवाइड करता है, सक्रोज 1 ही मॉलिक्यूल। यानी बेरियम क्लोराइड को 0.01 मोल डालेंगे ना, वहां जाके वो 0.03 मोल बन जाएंगे। सोडियम क्लोराइड को 0.01 मोल डालेंगे ना, वहां जाके 0.02 मोल बन जाएंगे। सक्रोज का 0.01 मोल डालेंगे, वो 0.01 मोल ही रहेगा, क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होता। तो ये जो बी ऑप्शन है, इस केस में हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज है, वो बी ऑप्शन वाला ऑर्डर जो है वो फॉलो करेंगे। Colligative properties are the properties of dilute solution which behave as nearly ideal solution, concentrated solution which behave as nearly non-ideal solution, depend upon the number of solute particle, mole fraction of solvent। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो है कि नंबर ऑफ solute particle पर डिपेंड करती है। Relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute and solvent। अब देखें, relative lowering of vapor pressure जो है उसका राउल्स लॉ में आप लोग देख चुके हैं, डेल पी ओवर पी नॉट को आप लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये इक्वल हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये तो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, नहीं ये पहला नहीं, तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, इसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं ना। ये जो आपके पास कांस्टेंट व्हेन सेम मोल्स ऑफ डिफरेंट सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन द सेम मास ऑफ सॉल्वेंट, ये जब सेम मोल्स सोल्यूट के डिसॉल्व करते हैं सेम मास ऑफ सॉल्वेंट में, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये आपके पास ऑप्शन सी है जो अभी तक आप लोगों के पास ठीक है। Which of the following condition must be fulfilled to observe colligative properties? Solute should be non-electrolyte, good solute should be non-volatile, बिल्कुल solute should be dilute, ये तीनों है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट से मुराद क्या है कि वो ऐसा ना हो कि वहां जाके आइंस में चेंज हो जाए, आइंस में चेंज हो जाएगा तो उसका जो है ना एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होंगी, जो मोलर मास है वो जितना असल में है उससे आपको कम लगेगा। ये असल बात है। क्रायोस्कोपी टर्म इज कंसर्न्ड विद डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, याद रखिए क्रायोस्कोपी वो KF को बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू डिटरमिन molar mass of solute, prevent the liquid radiated from freezing,
prepare freezing mixture used in ice cream machine, all of these. अब यहाँ पे एक important बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन इस एमसीक्यू के हवाले से हम लोग देखते हैं। आपको पता है जो हमारे पास वाटर है वैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रीज करता है। अगर इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दें तो वाटर जो है वो -12 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करेगा। याद रखें, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। इसी तरह आप लोगों के पास वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करता है, अगर उसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दें वो जो फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो किसी भी साल्ट को वाटर के अंदर अगर आप लोग डालते हैं, आइस के अंदर डालते हैं, वो आपके पास फ्रीजिंग मिक्सचर बनता है जो उसको फ्रीज करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम करता है। उसके बाद एक और चीज, आपके पास जो लिक्विड यूज होता है रेफ्रिजरेटर में वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। जब उसको वाटर में डालते हैं तो वाटर को बॉयल होने से वो रोकता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एप्लीकेशन है। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज मेजर्ड बाय बेकमैन मेथड। ये जो आपके पास बी दिया हुआ है इससे आप लोग मेजर करते हैं। अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं जी? अगर मॉलिक्यूल जो है वो डिसोसिएट कर जाए या मॉलिक्यूल एसोसिएट कर जाए, डिसोसिएट करने की एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, वो डिसोसिएट कर जाते हैं। उस केस में अबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व होती है। ये ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं। जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, वैसे आप लोगों को लग रहा होता है कि हम एक फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड का डाल रहे हैं, वहां जाके 2 यूनिट में चेंज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिसोसिएट कर जाते हैं, जिससे नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास इंक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों के पास उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डेल टी एफ बढ़ जाएगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, डेल टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, डेल टी एफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, डेल पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। मोलर मैस कम होता है, यानी मोलर मैस में कमी आती है जब इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं। आपको एग्जांपल दे तो रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड जो है उसका मोलर मैस 58.5 है, लेकिन जब आप लोग फाइंड करते हैं ये वाली टेक्निक यूज करके, जो पीछे फार्मूले आपको बताए हैं उनमें किसी फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, करेंगे कैसे? आप लोग देख लेंगे कि सोडियम क्लोराइड की एक नोन अमाउंट लेंगे 2 ग्राम सपोज, उसको 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अब वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉयल होता है। वो बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा हुआ है उस फार्मूले में पुट करके मोलर मैस अब जब फाइंड करते हैं सोडियम क्लोराइड की तो वो 29.25 निकलती है, हालांकि उसका मोलर मैस तो 58.5 है। तो मोलर मैस जो है वो कम हो जाता है, जो एक्सपेक्टेड था उससे हमें कम मिला है। तो ये मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन की एग्जांपल आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। तो ये आप लोग पीछे जो आपको बात बताई है पिछले स्लाइड में कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मैस वो जो फार्मूले 4 देखें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल मोलर मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वही चीज है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोग देखते हैं तो आप लोग एक फैक्टर जिसको वांट हाफ फैक्टर बोलते हैं वो आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपको वांट हाफ फैक्टर क्या है, आप लोगों को पता है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका मोलर मैस वैसे कितना होता है, 58.5 होता है। नॉर्मल उसका मोलर मैस ये है, लेकिन जो आप ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंट के जरिए वो कितना है, 29.25। ये आप इसे कहते हैं जी वांट हाफ फैक्टर। ये देखिए ये वांट हाफ फैक्टर, यानी जो उसका मोलर मैस है डिवाइडेड बाय जो आपने ऑब्जर्व किया। इसी तरह यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग आपके पास नॉर्मल तो ये है कि आप लोग अगर 0.1 मोलर सोल्यूशन, 0.1 मोलर की बात करो, वो आप लोग बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का, तो एक्सपेक्ट हम ये कह रहे थे कि जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा है वो 0.052
बॉइलिंग पॉइंट में ये इजाफा होगा, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहां जाके पार्टिकल बढ़ गए। जब पार्टिकल बढ़े तो जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा है वो हमारे पास 0.104 ये हो गया। याद रखें, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हमारे पास ये हो, ये देखिए इसका आंसर भी 2 आता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए जो शुरू में एग्जांपल दी थी, उसके लिए 0.1 मोलर सोल्यूशन के लिए इतना हमारे पास इजाफा होना चाहिए, इतना होता है। लेकिन आप लोग जो इजाफा ऑब्जर्व करते हैं वो आप ये करते हैं, तो ये उससे डबल, क्योंकि पार्टिकल जाके वहां डबल हो गए, तो ये इसे वांट ऑफ फैक्टर कहते हैं। इसमें मजीद आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ और करने की, बड़ी तरतीब से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये अच्छा ये है कि पार्टिकल जाके एसोसिएट हो जाए। अब जो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं फिनोल की बात कर रहा हूँ। फिनोल जो है वाटर में जाके डाइमर बनाता है। तो फिनोल जो है, फिनोल के 2 मालिक्यूल, अगर फिनोल के आप लोगों ने 100 मालिक्यूल वाटर में डाले हैं ना, तो वो 100 मालिक्यूल, उनमें से 2 मालिक्यूल फिनोल के मिलके एक डाइमर बना लेंगे। 2 मालिक्यूल आपस में मिल जाएंगे, डाइमर बना लेंगे। जब फिनोल के 2 मालिक्यूल डाइमर बना लेंगे तो वो जो 100 मालिक्यूल आपने डाले थे, वो अब हर 2-2 मिल गए, अब वो 50 मालिक्यूल के तौर पे बिहेव करेंगे। वो वाटर के अंदर डाइमर ऐसे ट्रेवल करता है जैसे एक यूनिट है। डाइमर एक यूनिट के तौर पे ट्रीट होता है। अब आप लोग जब पार्टिकल फाइंड करेंगे ना, वो 100 पार्टिकल नहीं, बल्कि अब वो डाइमर एक पार्टिकल के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। आपने 100 मालिक्यूल डाले हैं तो वो 50 के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मालिक्यूल आमतौर पे एसोसिएट हो जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जाते हैं। जैसे फिनोल में 100 थे तो 50 हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी तो मोलर मास में इजाफा होगा। यही वजह है कि एसिटिक एसिड का मोलर मास वैसे 60 है, लेकिन जब आप ये टेक्निक इस्तेमाल करके निकालते हैं 120 निकलता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। आप अगर इस केस में हम वांट ऑफ फैक्टर निकालना चाहें तो आप लोग वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? वो इस तरह निकालते हैं कि नॉर्मल मास तो एसिटिक एसिड का 60 है, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके कितना है 120। तो आपके पास जो आंसर है वो 0.5 है, 0.5 आंसर है। यहाँ से आप लोग वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? आपके पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने जो ऑब्जर्व की है, जो नॉर्मल है वो ये है कि हमारे पास जो फ्रीजिंग जो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा है ना, 0.1 मोलर सोल्यूशन डालने से वो ये आना चाहिए 0.052। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में जो इजाफा है ना, एसिटिक एसिड डालने से 0.026 हो गया, हाफ हो गया पहले की निस्बत। क्योंकि पार्टिकल हाफ होंगे ना तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। तो वाट ऑफ फैक्टर यहाँ भी इसका आंसर निकालें 0.5 आए। ये मैं अपने पास से नंबर्स नहीं दे रहा, ये नंबर एक्सपेरिमेंटल नंबर है। सॉरी। अब हम लोग ये आप लोग देख चुके हैं, ये एक जनरल फार्मूला है कि आप लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना चाहते हैं सपोज, तो उसका फार्मूला ये है। सबसे पहले यू नीड टू नो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती क्या है। आपको पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है कि इनिशियली कितने मॉलिक्यूल मौजूद थे और उसमें से कितने आयोनाइज हुए। कितने मॉलिक्यूल मौजूद थे, ओरिजिनल नंबर कितना है, और बटे के ऊपर क्या लिखेंगे उसमें से कितने आयोनाइज हुए। इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अगर हम लोग सपोज हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड है, उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं और हम देखना चाहते हैं, हमने पोटाशियम क्लोराइड के सपोज 100 यूनिट्स वाटर में डाले थे। हम देखना चाहते हैं क्या 100 यूनिट्स के 100 यूनिट ही आयंस में चेंज हो गए, पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो गए 100 यूनिट्स ही, हम वो देखना चाहते हैं। तो ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं। इस फार्मूला की मदद से हम लोग देख सकते हैं कैसे पोटाशियम क्लोराइड का नॉर्मल मोलर मास कितना है, जो आप लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऑब्जर्व किया वो कितना है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ऑब्जर्व किया वो कितना है, n है
कितने नंबर ऑफ आयन पोटेशियम क्लोराइड वाटर में जाके प्रोवाइड करता है, एन वो नंबर है, दो प्रोवाइड करता है, 2 - 1। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का तरीका है। नॉर्मल मोलर मैस तो आपके पास है। अब देखिए ना, आप कहते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो मुकम्मल तौर पर डिसोसिएट होता है। पोटेशियम क्लोराइड को जब किसी और सॉल्वेंट में डालते हैं तब उसका बिहेवियर क्या होता है, वो देखने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल मैस कितना है वो तो आप एटॉमिक मैसेज को ऐड करके निकाल लेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो एक्सपेरिमेंटल निकलता है वो यहाँ डालें, और जो जितने उसके आयंस बनते हैं वो यहाँ डालें। ये आपके पास एक जनरल एक्सप्रेशन है। आपको पता है जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं मैं इस तरह हाईलाइट कर देता हूँ। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का एक तरीका बताया हुआ है। और ये सपोज आपके पास आपने अब यहाँ अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। सपोज आपने 1000 मॉलिक्यूल फिनोल के वाटर के अंदर ऐड किए, प्लीज लिसन केयरफुली। 1000 मॉलिक्यूल आपने वहां डाले, क्या वो 1000 के 1000 ही आपस में एसोसिएट हो गए, उन्होंने डाइमर बना लिया, या कुछ बाकी भी बचे? ये उसका फार्मूला निकालने का कि सारे डिसोसिएट एसोसिएट हुए, ये अल्फा डिग्री एसोसिएशन, सारे एसोसिएट हुए, ये कुछ बचे भी। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका एन से मुराद है कि कितने यूनिट मिलके एक यूनिट बनाते हैं। तो फिनोल के 2 यूनिट, एन की जगह पे 2 आ गए। यहाँ एब्जर्ड मोलर मैस और यहाँ पे नॉर्मल। अब मैं अगर एस्टिक एसिड की बात करूं तो उसका ऑब्जर्व 120 है, नॉर्मल उसका 60 है, ऑब्जर्व 120 है। वो पुट करें यहाँ और एन की वैल्यू 2 पुट करें, 2 तो यहाँ 2 - 1, तो आपके पास आ जाएगा कि एस्टिक एसिड का डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है। परसेंटेज में आएगा कि इतने परसेंट मॉलिक्यूल उसके एसोसिएट होते हैं। देखते हैं, ये एग्जांपल भी दी है यहाँ। सपोज आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है, वो 2 यूनिट्स उसके बनते हैं। उसका नॉर्मल मोलर मैस तो ये है 39 + 35.5 74.5 बन गया। तो ऑब्जर्व जो है वो आप लोग कहाँ से फाइंड करेंगे? डेल पी से, डेल टी बी से, डेल टी एफ से। वो यहाँ पुट करके आप लोग फाइंड कर सकते हैं उसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है। एक एग्जांपल भी मैंने दी हुई है। और यहाँ पे सपोज आपके पास फिनोल है, फिनोल के 2 यूनिट मिलके एक बनाते हैं, और फिनोल का नॉर्मल मैस 94 है। ऑब्जर्व आप करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, आप ये वैल्यूज यहाँ पुट करके आप लोग बता सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने दी हुई है पोटेशियम क्लोराइड जो है उसके बारे में कि कैसे निकालते हैं कि उसका 1 यूनिट जो है अभी वाटर में हमने ऐड नहीं किया तो 0 0, जब उसको वाटर में डिसोसिएट हो जाएगा तो अगर वो अल्फा पोटेशियम आयन और अल्फा क्लोराइड आयन प्रोवाइड करता है तो यहाँ कितना रहेगा 1 - अल्फा। और आपके पास आई क्या होता है, इनिशियली कितने पार्टिकल मौजूद थे, और जब वो डिसोसिएट हो गए तो फिर टोटल पार्टिकल कितने थे। यहाँ टोटल पार्टिकल कैसे निकाले? 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। शुरू में 1 पार्टिकल था, जब डिसोसिएशन हो गई तो टोटल पार्टिकल ये हो गए। तो ये हमने किया, तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, इंतहाई आसानी के साथ आप इस रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं, इंतहाई आसानी के साथ। असल में ये है ना, यहाँ पे फार्मूला वही है। यहाँ 2 पुट किया ना, 2 माइनस, क्योंकि यहाँ 2 आयंस बने, यहाँ 2 - 1 1 आ गए, तो उस वजह से यहाँ आपको एन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो यहाँ पे यूज हो गया। आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर क्या है? वो है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल जो शुरू में मौजूद थे। यहाँ पे आप लोग ये एसोसिएशन के लिए सपोज फिनोल है, आपको पता है उसके 2 पार्टिकल बनते हैं, एंड पे ये फार्मूला है, ये तो वही फार्मूला है, ये वाला ये फार्मूला है। यहाँ पे देखें ना, हमारे पास यहाँ 2 पार्टिकल मिलते हैं तो यहाँ एन की जगह 2 आ गया, ये 2 - 1 ये 1 होता है, तो हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू आ गई। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इनिशियली 1 पार्टिकल मौजूद थे, जब एसोसिएट हो गए तो आपके पास पार्टिकल कितने हो गए? ये पार्टिकल की तादाद लिखी हुई टोटल हो गए, इनिशियली 1 है, और जब एसोसिएट हो गए तो फिर कितने बने? ये और ये, तो ये टोटल।
बड़ी आसानी के साथ। अगर आपको कोई इशू हो तो फिर हम डिस्कस भी करें। ये आपके पास दो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। ये है कि 0.5% aqueous solution of KCl freezes at -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। वांट ऑफ फैक्टर जो है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करें। ये इसका जनरल एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें। जो जनरल एक्सप्रेशन पिछले पेज पे निकाला है वो ये यहाँ निकला हुआ है। जाहिर है आप लोगों ने ये कैलकुलेशन तो नहीं ना करनी, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया है कि किस तरह निकले। इसी तरह आप लोगों के पास ये देखो, ये आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है, ये इस तरीके से निकला है, पिछले पेज पे बताया। तो ये जनरल फार्मूला जो एंड पे आया वहां बताया मैंने आपको। और ये दो न्यूमेरिकल है, यानी जो आपके पास KCl है 0.92 से मुराद है 92% वो डिसोसिएट होता है, और यहाँ पे 83% एसोसिएशन, 83%, यानी हर 100 में से 83 मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे और डाइमर बनाएंगे। यार 83 तो एक और नंबर है। जब आप 200 में से देखेंगे तो वो आप लोगों के पास जो नंबर आएगा तो आपको पता चल जाएगा तो वो एसोसिएशन है। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, आसान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ये जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये जो न्यूमेरिकल है इनको भी आप लोग एक नजर देखिए। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये देखें जी। ऑस्मोटिक प्रेशर देखें, सपोज आप लोगों के पास इस साइड पे सॉल्वेंट है या कोई सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन लो है, इस साइड पे कोई सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन हाई है, इस दरमियान में कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, तो वाटर जो है, क्योंकि इस साइड पे ज्यादा वाटर है तो वाटर इधर यहाँ से डिफ्यूज करेगा, और इस साइड पे वाटर कम है तो इधर कम वाटर डिफ्यूज करेगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर इस साइड पे ही ज्यादा क्यों आएगा, इधर से उधर क्यों नहीं जाएगा। तो आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स में याद है मैंने आप लोगों को क्या बताया था, असल में स्टैटिस्टिकल चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें वाटर के ज्यादा मॉलिक्यूल मौजूद है ना, तो वो ज्यादा यहाँ पे इस वाल्व को अप्रोच कर रहे हैं, उनके ज्यादा चांसेस इधर जाने के। इस साइड पे वाटर के कम मॉलिक्यूल मौजूद है तो कम चांसेस हैं कि वो इस वाल को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अप्रोच करें, कम जाएंगे। तो स्टैटिस्टिकल चांसेस, इस साइड पे ज्यादा मॉलिक्यूल है तो ज्यादा जाएंगे, कम। तो तब तक ये वाटर इधर डिफ्यूज होता रहेगा जब तक आप लोगों के पास दोनों सॉल्यूशंस जो है उनकी कंसंट्रेशन इक्वल ना हो। ये लिखा है, ये वही बात लिखी है कि रेट ऑफ फ्लो जो है वो ज्यादा है। जो बात मैंने आपको बताई है ये बात मैंने यहाँ लिख दी है, जो बात बताई है वो यहाँ मैंने लिख दी। अब यहाँ देखें, सपोज आप लोगों के पास ये वाटर है, इसमें एक आप लोगों ने थिसल फनल जो है वो डाली है, थिसल फनल, और यहाँ थिसल फनल जो है एंड पे इसमें पोर्स होते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने इसके एंड पे जाके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ही आप लोगों ने लगा दी, और थिसल फनल के अंदर शुगर सोल्यूशन है। यहाँ थिसल फनल में शुगर सोल्यूशन है, इसको आप लोगों ने एक वाटर के पॉट में रखा है, और यहाँ इसके बॉटम के ऊपर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पोर्स है नीचे, यहाँ इसमें बॉटम पे थिसल फनल में पोर्स है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप लोगों ने यहाँ पे लगाई है। अब होगा क्या, यहाँ वाटर है, यहाँ शुगर सोल्यूशन है, वाटर जो है वो थिसल फनल के अंदर मूव करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो वाटर का लेवल यहाँ पे राइज करता जाएगा, करता जाएगा, एक स्टेज पे जाके वाटर का लेवल रुक जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो ये था आप लोगों के पास कि एक साइड पे लो कंसंट्रेशन थी, एक साइड पे हाई कंसंट्रेशन थी, तब तक वाटर इधर डिफ्यूज होता गया जब तक आप लोगों के पास जो है वो दोनों सोल्यूशन की कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखें वाटर जा रहा है, वाटर का लेवल राइज करना शुरू कर देगा, एक स्टेज पे जाके वाटर का लेवल राइज करना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे ये हुआ है कि जो आप लोगों के पास जो यहाँ वाटर का लेवल है उसने मजीद वाटर को ऊपर आने से रोक दिया है। वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना, वो जो वाटर प्रेशर लगा रहा है, वो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है,
वाटर के वो मालिक्यूल जो अब रेजिस्ट कर रहे हैं कि मजीद वाटर ना आए, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। कि वाटर के मालिक्यूल यहाँ पे ऊपर गए हैं, अब वो मजीद वाटर को अंदर आने से रोक रहे हैं। और जो आप लोग फीफर मेथड जो आप लोगों ने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का, वो इसी चीज को बेस करता है कि आप लोग हाँ एक कॉलम लगा होता है, कॉलम के अंदर वाटर की रीडिंग देख लेते हैं कि कहाँ पे जाके जो इसका लेवल है वो राइज होना रुक गया है। ये देखें आप लोग, ये वाटर एंटर हो रहा है, ये देखें वाटर एंटर हो रहा है, लेवल राइज करके, ये देखें लेवल राइज करके, जब लेवल राइज किया अब इसके ऊपर वाटर नहीं जा रहा। अब इसका जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वाटर के मॉलिक्यूल्स का, ऊपर जो वाटर मौजूद है इसका एक प्रेशर है, वो नीचे मजीद वाटर को ऊपर आने से रोक रहा है, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सोल्यूट पार्टिकल टू सॉल्वेंट। यहाँ पे जो सोल्यूट के पार्टिकल ऐसा भी हम कह सकते हैं मजीद सॉल्वेंट को अंदर आने से रोक रहे हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या है, पीवी टू एनआरटी, यहाँ पी भी प्रेशर है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, वी यहाँ नीचे आ गया, एन ओवर वी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, इसको तो मोलैरिटी बोलते हैं, ये मोलैरिटी आ गई, तो मोलैरिटी को सी भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन में पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर का ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कशन करते हुए तीन बातें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, तीन टर्म्स है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर आप लोगों के पास दो सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन है, मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ, अब अगर सेम कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन इस साइड पे भी एक जैसी कंसंट्रेशन, दोनों साइड पे एक जैसी कंसंट्रेशन होती तो वाटर फ्लो नहीं कर सकता था अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिनका दोनों साइड पे कंसंट्रेशन सेम, ये लिखा है दो सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन के जब सेपरेट किया जाए तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में नेट फ्लो जीरो है। मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लो नहीं है, याद रखें, मैं इस बात का बड़ा ख्याल रखता हूँ, नेट फ्लो जीरो है। अब भी वाटर जो है वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे में जा रहा है, लेकिन जितने मॉलिक्यूल वाटर के लेफ्ट कंपार्टमेंट से राइट में आते हैं, इतने ही राइट से लेफ्ट में चले जाते हैं। जो ह्यूमन बॉडी का सेल है उसमें जो फ्लूइड होता है उसका वो आइसोटोनिक है विद 95% सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का 95% सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, 95 ग्राम आप लोग नमक लें और उसको 5 ग्राम उसमें वाटर डालें, यानी इस तरह कोई अरेंजमेंट करें, ये आपके पास 95% सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन, आप अंदाजा करें। तो 95% जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है उसके साथ आइसोटोनिक है, जो फ्लूइड ऑफ द सेल है, जो बॉडी का फ्लूइड है वो इसके साथ आइसोटोनिक है। अब जरा देखें, a solution having lower concentration than cell fluid, जो इसकी जिसकी कंसंट्रेशन इस फ्लूइड से, जो बॉडी फ्लूइड है सेल फ्लूइड है, उससे कम होगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसकी ज्यादा होगी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं, जो सेल होते हैं वो श्रिंक करते हैं और डाई कर देते हैं। क्या मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ बताता हूँ, ये सारी बातें देख। अब यहाँ पे नीचे ये आपके पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, यहाँ पे ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है आपके पास। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट से क्या मुराद है कि यहाँ जो सेल पड़ा है ना, उसके बाहर जो इन्वायरमेंट है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। सेल का जो बॉडी, जो सेल का फ्लूइड है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो आपको पता है सेल फ्लूइड से जो वाटर है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाएगा, जो बाहर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, जब उसकी तरफ जाएगा तो जो सेल है वो श्रिंक करेगा और डाई हो जाएगा, सेल डाई कर जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कुछ नहीं होता, नेट फ्लो जीरो है। लेकिन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आप लोगों के पास इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट सेल बर्स्ट, उसमें होता है क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, उसमें जो आपके पास जो सेल पड़ा है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जो बाहर है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन से वाटर अंदर जाता जाएगा, सेल फूल के बर्स्ट हो जाएगा, वाटर ज्यादा जाएगा। इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट सेल श्रिंक एंड डाई, बैक्टीरिया एंड फीकल डाई ड्यू टू दिस रीजन। ये जो आप लोगों ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा है, इस प्रोसेस को क्लीनेशन बोलते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है इसमें क्या होता है, सेल बस्ट करते हैं, वाटर अंदर जाता रहता है, और ये यूज किया जाता है कहाँ पे, किसी सेल ब्लड इन्वेस्टिगेट कंटेंट्स ऑफ ब्लड सेल, ब्लड सेल के कंटेंट देखने के लिए, इसको हीमोलाइसिस बोलते हैं। इस तरह मेरीन वाटर फिश कांट सर्वाइव इन फ्रेश वाटर,
तो मेरीन वाटर फिश जो होती है, जो समुद्र पानी की मछली, समुद्री पानी की मछली है, वो आम पानी में नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि उसके सेल में जो आप लोगों के पास उसका, जब उसको आम पानी में डालते हैं वो कौन सी सिचुएशन बनती है, वो ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाली सिचुएशन बन जाती है। हाइपोटोनिक वाली वो क्या होता है, जो उसके अंदर जो सेल है उस फिश का, उसमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है बाय डाइल्यूट सोल्यूशन। वाटर जो है डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करे, सेल जो है वो बर्स्ट कर जाएंगे। लेकिन और इसी तरह जो आप लोगों के पास फ्रेश वाटर की फिश है, वो मेरीन वाटर में नहीं हो सकती सर्वाइव। उसकी क्या वजह है, फ्रेश वाटर में जो उसके सेल हैं, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो डाइल्यूट है, जबकि मेरीन वाटर जो है वो कंसंट्रेटेड है। तो मेरीन वाटर कंसंट्रेटेड है, तो जब वहां डालेंगे तो क्या होगा, वो आप लोगों के पास जो कंसंट्रेटेड मेरीन वाटर है, उसके अंदर से जो फिश के सेल है वहां से वाटर कंसंट्रेटेड की तरफ जाएगा, जिससे क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएंगे। ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स इज आल्सो बाय ऑस्मोसिस। जो ट्रांसपायरेशन है प्लांट्स में, वो भी ऑस्मोसिस का एक प्रोसेस है, जिसमें वाटर जो है वो ऑस्मोसिस की वजह से करता है। ये भी उसकी एग्जांपल है, ये भी आप उसको देख सकते हैं। मुझे कुछ और टाइम चाहिए, ये आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, थोड़ा सा टाइम और चाहिए। अच्छा, ये दो ग्राफ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट वाला, इनसे आप अच्छे से वाकिफ होंगे। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, असल में होता क्या है कि यहाँ हम लोग टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ प्लॉट करते हैं। तो क्या है जी, यहाँ पे हम लोग ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है बच्चों, याद रखें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। आप लोग इस तरह का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 4 में एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल में क्या दिया हुआ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस साइड पे टेम्परेचर दिया होता है और इस साइड पे आप लोगों के पास वाटर का वेपर प्रेशर दिया है कि किस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कितना है। आप उन दोनों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पुट करें और उनका ग्राफ ड्रा करें। यू विल गेट अ लाइन लाइक दिस, इस तरह की एक लाइन आप लोगों के पास आ जाएगी। और इसी तरह आप लोग वाटर के अंदर कोई चीज डिजॉल्व करें, सपोज वाटर के अंदर शुगर आप लोग डिजॉल्व करते हैं, वो डिजॉल्व करें और मैनोमीटर की मदद से आप लोग डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर उसका वेपर प्रेशर फाइंड करें। ये वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट है जो वहां पे दिया हुआ है, और ये है आप लोग उसमें जब चीनी डिजॉल्व करते हैं, ये वेपर प्रेशर वो है। जाहिर है वेपर प्रेशर कम होता है जब सल्यूट बनाते हैं। तो आप इन दोनों को, जब इन दोनों का ग्राफ आप ड्रा करते हैं, टेम्परेचर का वेपर प्रेशर आप सोल्यूशन के साथ जब ग्राफ ड्रा करते हैं, तो आपके पास जो लाइन आती है वो ये आती है, याद रखें। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, ये सोल्यूशन के लिए है, याद रखें, ये आसानी से किया जा सकता है, कोई इशू नहीं। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि जब हमारे पास पी नॉट कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को, जो 760 टॉर है, हम अगर ये ग्राफ में से देखना चाहते हैं कि 760 टॉर प्रेशर जो है वो कितने टेम्परेचर पे था। 760 टॉर, यहाँ पे 760 टॉर प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम देखना चाहते हैं वो कितने टेम्परेचर पे था। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, ये देखें यहाँ तक, और इस लाइन को यहाँ पे ये सॉल्वेंट वाली लाइन को टच कर इसको नीचे लेके, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई होगी ना, वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चैप्टर नंबर 4 में जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, जो लिक्विड हम क्वेश्चन करेंगे, जब उसमें बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मजीद इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर 760 है और वाटर का वेपर प्रेशर 760 हो, जब वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये T1 जो है ये बॉइलिंग पॉइंट है। हम सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहते हैं, लाइन को जरा एक्सट्रापोलेट करें, आगे खींचे और इसको नीचे लेके आए। T2 बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो चुका है, यानी सोल्यूशन का जब प्रेशर 760 टॉर हो जाएगा, सोल्यूशन बॉयल करेगा। वाटर का जो वेपर प्रेशर है ना, इस टेबल से आप लोग देख सकते हैं, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो टेबल में दिया हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है ना, वो 760 टॉर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए इसका 760 टॉर T1 टेम्परेचर इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगी।
सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना वो 100 से ज्यादा टेम्परेचर पे 760 टॉर होता है। तो हमने यही तो देखा है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किस टेम्परेचर पे 760 टॉर हुआ। इस लाइन को आगे खींचे, सोल्यूशन के साथ मिलाए और नीचे लेके, ये वो टेम्परेचर है। तो T1 वो टेम्परेचर है जिसपे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 760 टॉर होता है। T2 वो टेम्परेचर है जिसपे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 760 टॉर होता है। T1 वो टेम्परेचर जिसपे सॉल्वेंट बॉयल करता है। T2 वो टेम्परेचर है जिसपे सोल्यूशन बॉयल करता है। तो देखना चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा कितना हुआ है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट इजाफा डेल टी बी, ये देखिए। इसी तरह आप लोगों के पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका भी ग्राफ है, ये देखिए आप लोग। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, वेपर प्रेशर को टेम्परेचर के साथ आप लोगों ने प्लॉट किया हुआ है। ये सॉल्वेंट के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऐसे आता है, 0 से नीचे ऐसे जाता है, ये वेपर प्रेशर इस तरह कमी आती है, तेजी से कमी आई है। देखिए टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर में तेजी से कमी, वेपर प्रेशर में तेजी से कमी। यहाँ टेम्परेचर कम कर रहे थे, वेपर प्रेशर कम हो रहा था। आप लोग देख सकते हैं बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देख सकते हैं। अगर कहें कि तो मैं आपको डाटा प्रोवाइड कर दूंगा, उसको देख के आपको आसानी हो जाएगी देखने। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि हम लोग जो जो टेम्परेचर कम करते जाते हैं वेपर प्रेशर कम होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा टेम्परेचर कम करें, वेपर प्रेशर में कमी ज्यादा आई। आपको पता ना लाइन का जो स्लोप है वो बड़ा है। और इसी तरह ये सोल्यूशन का आपके पास वेपर प्रेशर बना है, सोल्यूशन यहाँ पे आके फ्रीज करते, सॉल्वेंट ने यहाँ पे आके फ्रीज किया, सोल्यूशन यहाँ पे आके फ्रीज करते। तो ये देखें, सोल्यूशन सॉल्वेंट फ्रीज किया T2 पे, तो सोल्यूशन ने फ्रीज किया T1 पे। ये T1 माइनस T2। एक इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो जेन में रखें, यहाँ से T2 माइनस T1 है डेल टीबी, यहाँ T1 माइनस T2 है। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो याद रखने का, ये T2 माइनस T1, ये T1 माइनस T2। एक छोटा सा आर्टिकल हमारा भी रहता है, वो है एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। मेरा ख्याल है ये हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्कुलेशन हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ पॉइंट्स रह रहे हैं। मेरी तरफ से इतना ही था बच्चों आज। ओवर डॉक्टर इमरान साहब।